नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी जी के साथ। हमारे बीच में कई बार लंबा गैप हो जाता है, लेकिन जब कोई बड़ी खबर होती है उसे हम छोड़ते नहीं है, लपक जरूर लेते हैं। और आज देखिए, खुद अभिषेक जी ने कहा कि आज तो बिहार पे चर्चा बनती है, और बिल्कुल बनती है। तो खबर यह है कि जेडीयू में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और खास तौर से अंदरूनी राजनीति बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जो उनके अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। कोई कह रहा है कि लल्लन सिंह मुंगेर पे फोकस करना चाहते हैं, अशोक चौधरी का जो प्रभाव बढ़ रहा है उससे वो परेशान है। तरह तरह की बातें। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव की तरफ इनका काफी झुकाव है। एक खबर ये आई कि साहब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापसी चाहते हैं, क्योंकि इंडी अलायंस में उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक ऑप्शन ये भी है कि अगर इंडी अलायंस में कोई बड़ी जिम्मेदारी नीतीश को नहीं मिलती है, तो फिर क्या किया जाए, चला जाए वापस एनडीए के साथ। तो इन सब पर अभिषेक जी वन बाय वन चर्चा करेंगे। शुरुआत ये बताइए कि आरजेडी और लल्लन सिंह के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। अ, सबसे अच्छी बात बिहार की क्या है ना कि बिहार में 200 मीटर के दायरे में आरजेडी, जदयू और बीजेपी तीनों ऑफिसर हम्म। एक ही रोड पे, एक ही सड़क पे। और वहां पे फेमस एक चाय की टपरी है, तो वहां पे आरजेडी वाले भी मिल जाते हैं, राजद वाले भी मिल जाते हैं, तो पूरा मसाला जो है वो चाय के कुछ प्यालों में समाप्त हो जाता है। खैर मेरे कुछ ज्यादा कल लंबे चल रहे थे, 10-12 हो गए, जो कि मूलतः होते नहीं है। हम्म। अब मैं आपको ओरिजिनल बात बताता हूं, मीडिया में क्या चल रहा है छोड़ दीजिए। डील ये थी लास्ट टाइम जब फ्लिप हुए थे कि आपको हम लोकसभा का पीएम उम्मीदवार बनाएंगे, आप 2024 में चुनाव में उतरने से पहले तेजस्वी के लिए गद्दी सौंप के जाएंगे। ये डील थी। अब राजद ने इस डील को तो टेक्निकली ब्रेक नहीं किया। राजद ने हमेशा कहा कि नहीं, पीएम उम्मीदवार जो है हमारे वो हम्म। हो सकते हैं नीतीश कुमार। हम्म। अब लालू यादव चाहते हैं कि भाई 2025 किसने देखा है, जीते नहीं जीते, अब जो डील है वो पूरा किया जाए, तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। हम्म। और ललन सिंह बहुत करीबी हैं ये सभी सांसद, और जो दूसरे जदयू के नेता हैं वो लगातार जदयू में ये बात बोलते रहे कि ऐसा लग रहा है कि जदयू आरजेडी बन गई है, सिर्फ यहाँ आरजेडी की अच्छाई की बात होती है, आरजेडी ये है, आरजेडी वो है। हम असहज हैं, लेकिन इसके पीछे का भी खेल है। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने कहा है कि जदयू को 10 से अधिक सीटें हम नहीं दे सकते। अब 16 तो सिटिंग सांसद, अशोक चौधरी भी स्वयं इस बार कंटेस्ट करना चाहते हैं। या तो जीते सांसदों की जगह नहीं बन रही, अशोक चौधरी की कहां से बनेगी। अब जो आपने दूसरा कहा कि ललन सिंह फोकस करना चाहते हैं मुंगेर पे, तो चलिए 3-4 महीने पहले हमने एक एपिसोड किया था जिसमें हमने बताया था कि बेगूसराय के उनके सबसे बड़े फंड राइजर जो है कारू सिंह, उनके घर में सुबह सुबह ईडी का छापा पड़ गया था। तो अगर फोकस करना था तो 4 महीने पहले करते। अब तो फाइनेंसर ही नहीं रहा, अब आप चुनाव कैसे लड़ेंगे। अब सुनिए, दिल्ली और बिहार बीजेपी में बड़ी कश्मकश चली, उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात। अशोक अपना गुट चाहता है कि इनको हटाया जाए, और नीतीश कुमार उस गुट में अब शामिल हो गए हैं कि नहीं, इनको हटाना है। अब क्या है कि तो दुनिया चौधरी के जो आगे तमाशा जो कर, निर्माण मंत्री हैं वहां पे, क्या कंस्ट्रक्शन अब मिनिस्टर क्या है जी, वहाँ। अब दुनिया के आगे तमाशा करके तो हटाएंगे नहीं। आपको याद होगा पहले भी ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने, वो पीछे खड़े हुए थे, उनको आगे लेकर के आए। ललन सिंह अवाक रहे कि भाई इतनी करीबी वो क्या है। जो बरबीघा लेकिन और जमुई वाला जो इंटरफेरेंस चल रहा था इनका। हम्म। हाँ 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 हाँ, अब मैं आपको ये बताऊं कि यहां तक कि मेरे पास 2 अध्यक्ष पद के भी नाम हैं जो जदयू में इंटरनली बात हो रही है। पहला, रामनाथ ठाकुर, ये श्री कपूरी ठाकुर जी के बेटे हैं। दूसरा, विजय चौधरी। यानी लौकुश समीकरण के लिए भी एक मुश्किल हो गया है बिहार में। आज का एपिसोड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, आप इस मोड पे हम पहले समझते हैं। पिछले 2.5 दशक से बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पे लौकुश समीकरण का वर्चस्व रहा, नेतृत्व के साथ रहा। अब अचानक से नीतीश कुमार के नीचे का कोई नेतृत्व ही नहीं है, तो क्या लौकुश समीकरण नेतृत्व विहीन हो जाएगा, वो भी 8-8.5% वोट शेयर वाला तबका, जहां कुशवाहा है, धानुक है और कुर्मी है। ये परेशानी है।
तो जो ओरिजिनल जदयू के लोग हैं, जो ये परेशान हो रहे हैं कि नेतृत्व विहीन हो जाएंगे इस ललन सिंह के वजह से, ये ठीक नहीं है। उन सबकी इच्छा है कि भैया इनको हटा दिया जाए। और ऐसे ही अध्यक्ष हटाए जाते हैं। जब भी मैंने बहुत पहले बार कहा था कि जब अध्यक्ष हटे तो समझ लीजिए कि दुर्घटना घटी। नीतीश कुमार की नाराजगी जिनको समझ में नहीं आया था, इंडिया अलायंस के मीटिंग के बाद दिखा नहीं था, वो हमने और आपने उसी दिन भाप लिया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि अब अगली मीटिंग तभी करना जब सीट शेयरिंग की बात हो जाए। वो फॉर्मूला नहीं है। तो बीजेपी का एक केंद्र में तबका है जो पता नहीं क्यों नीतीश कुमार से बहुत प्रेम करता है। उसने कहा कि ये नो एंट्री वाला बोर्ड हटाए। रातों रात सर, परसों सम्राट चौधरी बुलाए गए, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले सम्राट चौधरी ने कहा आपको 17 सीटें सिर्फ बीजेपी के लिए चाहिए, वो मिनिमम दिलाएंगे और एनडीए 25 से ऊपर जाएगी। चिराग पासवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उस समीकरण को देख लेंगे, हमारे पास आरसीपी सिंह भी है, हमारे पास तोड़ने के सारे फॉर्मूले हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। वो ये बोल के वापस लौटे। लेकिन नित्यानंद राय ऐसे नहीं है। नित्यानंद राय को लगता है कि एक ऑफर और हो सकता है। तो कहा जा रहा है बीजेपी के सोर्सेस की तरफ से कि डील ये कि आपको हम गोवा का राज्यपाल बना देते हैं। आप पे भरोसा हमको तब होगा किसको किसको जब बना आप, होगा राज्यपाल? नीतीश जी को। अरे ये तो बम है ना। सत्यपाल सिंह की पोजीशन में पहुंचा देंगे उनको। हाँ, तो आपको हम गोवा का राज्यपाल बना देंगे, लेकिन हमको विश्वास कैसे हो कि आप विश्वास योग्य। तो उसके लिए आपको 2 चीज करनी है। सरकार बनाए, उसके साथ असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए। 2024 के चुनाव से पहले ही बिहार असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए, लोकसभा और विधानसभा एक साथ। हाँ, ये फॉर्मूला दिया गया। अब ये फॉर्मूला का खिचड़ी पकेगा या नहीं पकेगा, या नहीं, इस सोर्स नहीं में पकेगी। इस पे तो मैं मैं वही गारंटी दे कहता सकता हूं, नहीं पकेगी। नीतीश अभी कुमार मैं गोवा के राज्यपाल में क्या मिलेगा उन्हें? कुछ नहीं। वो ये चाहते ही नहीं, ये नहीं, इस पे मुझे नहीं लगता डील होगी। अब मैं वहीं आ रहा हूं कि ये सोर्सेस और ये बातें जो है, ये भाजपा के अंदर के कुछ लोग जो है वहां पे कह रहे हैं, जिसको हमने बोला कि भाई अगर ये डील है तो नीतीश कुमार करेगा क्यों। तो उन्होंने कहा क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी यहां अलायंस में कम से कम 15 लोकसभा सीटें लड़ने को दे देगी इस शर्त पे, तो आपकी पार्टी बच जाएगी, वरना आपकी तो पार्टी खत्म हो रही है। तो ये पार्टी बचाने को लेकर के अब असली ये सारी बातों का कंक्लूजन उस दिन निकलेगा जब मकर संक्रांति के दिन भीड़ जुटेगी और कौन दही चूड़ा खाने किसके घर जाएगा, उसके बाद ही कोई कंक्लूजन निकाला जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार इज अ वेरी हार्ड बार्गेनर, बहुत हार्ड बार्गेनर है, इतना ऐसे नहीं हो जाएगा। हाँ, वो तो जी, ये इस ऑफर में दम नहीं है। और मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ जो है नीतीश कुमार को डिमीन करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए इस तरह की ऑफर की जो चर्चाएं हैं वो फैलाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार इतनी कमजोर पोजीशन में है कि अगर उन्हें गोवा के गवर्नर की ऑफर दी जाए तो उसे भी वो स्वीकार कर लेंगे। ये नहीं मुझे नहीं, नहीं सब लगता। उससे उससे अधिक बात तो यह है कि आप डिसॉल्व कीजिए। हाँ, नहीं, डिसोल्व करने आप भी वाली बात तो समझ में आती है। देखिए, अगर डिसोल्व करने वाली बात होगी तो अगर ये एनडीए में आएंगे तो इसमें कोई देर नहीं लगेगी। अगर एनडीए के साथ इनकी वापसी होती है नीतीश कुमार की, तो फिर डिसोल्व करने वाला तो फॉर्मूला इनके लिए भी फायदेमंद है। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लालू से इनका पीछा छूट जाएगा इस चक्कर में, वो भी बात है। लेकिन ये जो लल्लन सिंह हैं, दरअसल इनके इनके बारे में मुझे ये जानकारियां भी मिल रही हैं कि इनको सबसे बड़ी शिकायतें ये भी हैं कि इनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो भी इनकी हाँ, सुनते नहीं है। कुछ इन्होंने बात कही थी उनसे, कुछ किसी मसले को लेकर इनसे इनकी अनबन हुई है। और ये नीतीश कुमार एनडीए में जाना चाहते हैं, लेकिन ये एनडीए में जाने के खिलाफ हैं। क्या ये भी वजह है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं ना कि जदयू को पहले ये हम समझ ले कि लौकू समीकरण और यादव के बीच का अंतर, ये दो ऐसी कम्युनिटी है जो साथ साथ रहना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी अब है चूंकि केंद्रीय नेतृत्व साथ में है। हम्म। लेकिन इसका ये राजनीतिक स्तर पे और प्रशासनिक स्तर पे वर्चस्व समाप्त हो जाए, ये लोग कुछ समीकरण कैसे मंजूर कर सकता है।
और अगर नीतीश कुमार नहीं है तो उसके नीचे का नेतृत्व क्या है इन समीकरणों का आगे के लिए, जो इस लेगेसी को कंटिन्यू करे? वो तेजस्वी के साथ जाएंगे तो समाप्त हो। तो उमेश कुशवाहा की जो बात है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि भैया हमारा जदयू का कोर जो है आइडियोलॉजिकल साथ जो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, अब हम आरजेडी के साथ हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमें समाप्त कर दो। हमें समाप्त, जो ललन सिंह के ऊपर अभी जदयू के कार्यकर्ताओं का एलिगेशन है वो बहुत गंभीर है। वो कह रहे हैं कि ये हमें ही तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये सुनी सुनी सी बात लग रही है सर। जब लास्ट टाइम भी नीतीश फ्लिप मारे थे तो एलिगेशन तो यही था कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास। उस वक्त आरसीपी सिंह पे ये लगा था। तो कुल मिला के जो स्थिति है जदयू के लिए बड़ी गंभीर है और आरजेडी अलग टेंशन में इसके वजह। आरसीपी सिंह के बारे में सुना है कि वो लल्लन सिंह से टच में है कि आप आ जाओ बीजेपी में, ये भी खबरें हैं। अब देखिए ये तो खबर है लेकिन इसकी बात एक्चुअली वहां पे कम ही सुनाई पड़ी है। आरसीपी सिंह को तो फिलहाल बीजेपी ही ठीक से प्रमोट नहीं कर रही है और ललन सिंह के आने उनके का लिए कोई वहां मुझे लग विशेष रहा है कुछ गुंजाइश बन भी नहीं रही ज्यादा बीजेपी में। बिहार में इतनी संभावना है भी नहीं आरसीपी सिंह के लिए, कोई मास लीडर है मैं नहीं। एग्जैक्टली वही बात है। और ललन सिंह भी कोई मास लीडर नहीं है। हम्म। ललन सिंह भी कोई मास लीडर नहीं है, हमको नहीं भूलना चाहिए। मुंगेर जदयू के 80% सांसद मोदी लहर में जीते थे। हाँ। वो मोदी फैक्टर है। और अब सांसदों की तकलीफ ही यही है कि कि यार बिना ललन सिंह बिना मोदी के जीतना पॉसिबल नहीं है। हाँ तुम्हारे चक्कर में हमारी राजनीति क्यों समाप्त हो। सुर तो बहुत दिनों से बगावत के हैं। तो ये तो हमने पहले भी और इसमें डिस्कस किया था कि एक फैक्ट अभिषेक जी ये भी है, जो सर्वे एजेंसीज हैं उन्होंने एक ये फैक्ट इस्टेब्लिश किया है कि जहां पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है बीजेपी जीतेगी, जहां बीजेपी वर्सेस जेडीयू है वहां बीजेपी जीतेगी, जहां आरजेडी वर्सेस बीजेपी होगा वहीं फाइट होगी। ये बात तो बिल्कुल सही है हाँ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जेडीयू जहां वाले तो आरजेडी, सारे के सारे ही घबरा रहे हैं इसी वजह से। एक्चुअली क्या है कि सिर्फ कांग्रेस ऐसा नहीं है, आरजेडी की भी कई सीट बहुत खतरे में है सर। मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूं उसका कारण है। जैसे आप आरजेडी के खतरे में पाटलिपुत्र, क्या है, आरजेडी के पास तो कुछ था ही नहीं, उन्हें तो जो भी मिलेगा प्लस में ही है वो तो। नहीं लेकिन क्या है कि एक मान के चलते हैं कि 15-16 सीटों पे वो आरजेडी लड़ेगी। मेरा हाँ। इस वक्त का स्थिति देखिए, पिछली बार हमने कहा था 25+, इस वक्त मैं मानता हूं कि बीजेपी प्लस जो है एनडीए जो है वो 28 सीटों पे कम से कम इस वक्त आती हुई बिहार में नजर आ रही है। बहुत स्ट्रांग है सर। पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, अभी जो हाल इधर ही में ओपिनियन पोल आए हैं उनमें तो 23 मैक्सिमम दी हैं एनडीए को, 23। अब देखिए अब देने को तो क्या है, किसी ने महाराष्ट्र में बीजेपी को 17-18 ही दिया है। तो एक पोल तो हमारा फिर से हमारा भी आया है जिसमें हम मान रहे हैं कि भैया महाराष्ट्र में बीजेपी कम से कम 35-40+ जा रही है। आप अलग तरह के जा रहे हैं लेकिन वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक बिहार पे है। हाँ। मैं हाथों पे सीटें गिन के बता सकता हूं 25, जहां पे बीजेपी और महागठबंधन के बीच का अंतर 1.5 लाख के ऊपर। क्या बेगूसराय आप जीतेंगे, नवादा जीतेंगे, आप उजियारपुर जीतेंगे, वैशाली पूरा तिरहुत प्रमंडल में आप हैं कहां, ना 9 में ना 13 में। आप जहां फाइट दे रहे हैं बीजेपी को वो भागलपुर मुंगेर इलाका और थोड़ा सीमांचल का इलाका है। आप सासाराम में फाइट में नहीं है, आप थोड़ा बहुत फाइट में काराकाट में है। उधर चले जाए दिनारा साइड तो आप थोड़ा बहुत फाइट में, छपरा दिनारा साइड, और ये वहां थोड़ा सिवान सा वगैरह, माहौल आपको सिवान वगैरह में नहीं। बिल्कुल सिवानगंज, सिवान गोपालगंज में कोई फाइट नहीं है सर। मैं वही कह रहा हूं, सिवान गोपालगंज सीतामढ़ी शिवहर ये सब बीजेपी निकालेगी। लोगों को अभी अवाक हो जाएंगे जब मैं ये कह रहा हूं कि सीतामढ़ी और शिवहर ये सब निकालेगी। तो आप हैं कहां पर, आपके पास वो समीकरण नहीं है। लोग बिहार में हमेशा गिनते हैं कि 19% मुस्लिम है लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो 19% मुस्लिम का एक बल्क सीमांचल में रहता है, पूरा स्प्रेड नहीं है। ऑल ओवर बिहार में स्प्रेड नहीं है जो विनिंग पोजीशन पे है। यानी कौन कौन सी सीमांच सीटें हैं वो सीमांचल वाली जो हैं
जिन पे 19% फैले हुए हैं। 19% से ज्यादा है वो अब 77% तो अकेले किशनगंज में। अगर वहां 77% है तो कहीं 6% भी होंगे ना, टोटल बिहार हाँ। की पॉपुलेशन का 19% कहा गया। हम्म। मेरे ये कहने का मतलब, तो सीमांचल में आप देख लीजिए, कटिहार वो है जहां पे वो डिसाइडिंग फैक्टर में आ जाते हैं। उसी तरह से आप देखिए, अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया में भी ठीक ठाक जमात है उनकी, भागलपुर में भी ठीक ठाक प्रेजेंस है। लेकिन जैसे ही ललन सिंह वाली इन सीट सीटों पर आएगी, आरजेडी का क्लेम है। देखिए अब सेकंड नहीं, यही तो परेशानी है सर, सेकंड पोजीशन पे इस बार कांग्रेस जीत गई थी किशनगंज पे। हम्म। लेकिन किशनगंज पे जदयू का क्लेम शुरू से रहा है, और एनडीए अलायंस में भी जदयू ही लड़ी थी और मात्र 25,000 वोट से हारी थी। इनफैक्ट जदयू के कई बार वहां पे सांसद रह चुके हैं। अब कांग्रेस को वो सीट नहीं देना चाहती, क्योंकि कोई भी चाहता है भैया सिक्योर सीट, सेफ सीट से लड़े। अब आप जदयू को अगर ये चाहते हैं कि भैया सिवान वो लड़ ले एक सेकंड के लिए, ये वाले फॉर्मूले को भी समझते हैं, सिवान लड़ ले, तो शहाबुद्दीन की वाइफ हिना साहब कह रही कि अगर वो सिवान लड़ेगी तो मैं निर्दलीय खड़ी हो जाऊंगी। सिवान में भी अगर शहाबुद्दीन की फैमिली नहीं लड़ेगी तो फिर कहां लड़ेगी? सही बात है। वो इनके वोट तो काटेंगे फिर। हम्म। ठीक। अब आते हैं काराकाट। काराकाट में भी जदयू का परंपरागत रूप से सीट रहा है, और आरजेडी का भी कह रहे कि हम भी लड़ लेंगे। वहां समस्या है, सासाराम में समस्या है, भागलपुर में समस्या है, पूर्णिया में समस्या है, कटिहार में समस्या है। तो ये समस्या सुलझे कैसे? क्योंकि सेफ सीट, अब मान लीजिए जदयू को बेगूसराय, वैसे तो आरजेडी की सीट है बेगूसराय, लेकिन कहीं से रिप्लेस करेंगे तो कहीं देंगे, तो बेगूसराय दे भी देंगे तो दोनों लेफ्ट और आरजेडी और जदयू सबका वोट मिला देंगे, फिर भी 1.5 लाख वोट जो है वो फेवरेबल कंडीशन में है बीजेपी। 1.5 लाख के मार्जिन को कहां से आप पाटेंगे? वो श्योर शॉर्ट सीट है, नवादा सूरज भान सिंह का सीट है। तो फायदा क्या है? खाली वैशाली पे लड़ेगी क्या? खाली बोल रहा हूँ, नालंदा के आसपास लड़के सिमट जाएगी क्या? जदयू को भी तो कुछ चाहिए ना भाई जीतने के लिए। नहीं तो इनकी अपनी डिमांड क्या है? जेडीयू कौन सी मांग रही है, आरजेडी कौन सी मांग रही है, क्या इनका अभी फिलहाल चल क्या रहा है? अभी तो फिलहाल ये है कि सीट शेयरिंग बाद में करेंगे, आप सीएम बना दीजिए तेजस्वी को। ऐसे कैसे सीएम बना दें? लेकिन ये तेजस्वी को सीएम बनाने वाली जो बात आप कह रहे हैं, ये हम अक्सर पिछले कई महीने से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये खबर कभी मीडिया में नहीं आती कि इस तरह का कहीं सर प्रेशर बन रहा है। ये अंदरूनी बात लगता तो है कि ऐसी बात हुई होगी, डील हुई होगी, लेकिन कहीं मैंने देखा है कि किसी किसी भी छोटे से नेता ने भी, किसी ने कभी आरजेडी के किसी भी नेता ने कहा कि ये डील हुई थी और तेजस्वी को सीएम बनाया जाना चाहिए। ये कहीं नहीं 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 नहीं, तो नहीं कहता है कोई किसी मंच का, पे। कहा गया था सर, लेकिन उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उन पे एक्शन हो गया था। आपको याद होगा जगदानंद सिंह के बेटे ने शुरू में ही कह दिया था कि अच्छा। जब हमारी तरफ से नेता घोषित कर दिए तो जा कह नहीं रहे लोकसभा में। तो जगदानंद सिंह का मंत्रालय चला गया उस चक्कर में। क्या है कि शहाबुद्दीन ने भी एक बार इनको कंडीशनल सीएम कह दिया, तो वापस शहाबुद्दीन जेल में पहुंच गए और मृत्यु तक नहीं निकल पाया। नीतीश कुमार को आप बिना कुर्सी का ऑफर दिए उनसे कुर्सी छीनने की बात मत कीजिए। एक कुर्सी देंगे तभी तो वो दूसरा कुर्सी छोड़ेगा, वो ऐसे नहीं एक कर बड़ी सकते कुर्सी इस तो वक्त। छोटी छोड़ देंगे। हाँ कुछ तो दो भाई। नहीं, आप कुर्सी छोड़, अगर नीतीश कुमार को मोदी जी ये कह देंगे कैबिनेट में ले लेंगे आपको सेंटर में, तो क्या उसे बड़ी कुर्सी मानेंगे नीतीश या छोटी? मेरा मानना है कि कैबिनेट की तो और सेंटर की तो बात ही नहीं है। वो नहीं जाएंगे। लास्ट टाइम वो वो तो जो समस्या आ रही उपराष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति से नीचे बात नहीं कर रहे फिर। हाँ तो उपराष्ट्रपति बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सदन के सभापति हो जाते हैं। और वो बीजेपी के लिए ये कब अगर पलट गए तो फेवरेबल सिचुएशन समाप्त हो जाएगी। हम्म। वो तो देंगे नहीं, वो तो बहुत बड़ा पद हो गया। हम्म। अब वही बात है ना कि इन पे दबाव इतना है कि इस पहली बार बीजेपी हार्ड बार्गेन कर रही है, बोला ये हमारे रास्ते आओगे तो ठीक है वरना जाओ। तो इसमें तो और सबसे बढ़िया सिर्फ, विकल्प नीतीश के सामने यही है कि रिटायरमेंट ले लें पॉलिटिक्स से, जब कुछ बचता ही नहीं है इनके लिए। तो रिटायरमेंट कहीं तो बोल रही है राज्यपाल, रिटायरमेंट कहीं तो पद है। नहीं, उससे भी रिटायरमेंट ले लें, वो तो गोवा वाला तो ऑफर छोटा है इनके लिए। ये तो कहीं लेकिन बड़े स्टेट का, लेकिन यूपी देखिए, वगैरह ऐसे स्टेट का बनना चाहेंगे कहीं। देखिए इस वक्त हालात भी नीतीश कुमार के फेवर, देखिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम्म। लोग अब सबसे ये भी पहले तो नहीं, उन्हें ट्रीटमेंट कराना चाहिए, केजरीवाल की तरह विपश्यना पे जाना चाहिए उन्हें। अरे सर तो
वो जैसे ही नालंदा जाएंगे तो सारी सरकार और पूरा अपोजिशन टेंशन में आ जाता है कि 5 दिन से गायब है, मतलब फ्लिप है। वो भी तो समस्या है। मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार, ये भी न्यूज में नहीं है कि नीतीश कुमार तबीयत से अस्वस्थ है, लेकिन जो उनका इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है, जिसको कोई भी देखता है तो कहता है कि नहीं, थोड़ा मानसिक रूप से समस्या लग रहा है। हम्म। आप आपको और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक लल्लन सिंह के ऊपर बड़ा एलिगेशन जो है वो लगाया था डॉक्टर अरुण कुमार ने, जहानाबाद के पूर्व सांसद ने, कि ललन सिंह ने उनको उल्टी सीधी दवाएं दे करके या कुछ मिला के खिलाने, जिस वजह से उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई। अच्छा, क्यों ये ये दवाई वाई एलिगेशन। देते हैं क्या ललन सिंह कुछ? हकीम वैद का कुछ अब कर रखा है इन्होंने? अब आप देखिए सर, अब ये बात तो डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जानते हैं या ललन सिंह जानते हैं, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, और पिछले महीने ही उन्होंने कहा था, जिसके बाद खूब राजनीति हुई थी। ये ललन सिंह का तो एक तो है कि लगभग मेरे ख्याल में 40-45 साल से तो नीतीश के साथ ये होंगे ही, या नहीं? इतना बड़ा तो हो गया राजनीतिक कैरियर इनका, नहीं इतने समय से तो होंगे ही नहीं, ना? इतने समय से तो नहीं है, क्योंकि अच्छा। राजद के साथ उनके कनेक्शंस रहे हैं ठीक ठाक पहले। हम्म। लेकिन मेरा ये मानना है कि सर इस बार वो मुंगेर वाला जीतना उनके लिए थोड़ा सा टफ है। हम्म। फाइनेंस की प्रॉब्लम है ना, कारू सिंह के यहाँ ईडी का छापा पड़ गया था, जिसमें हमने काफी डिस्कस किया था। तो हम्म। अगर उनको ये वाला लॉजिक मान लिया जाए कि वो लोकसभा में कंटेस्ट करने के लिए फोकस करना चाहते हैं, तो वो तो अध्यक्ष पद पे बने हुए रह के भी कर सकते थे ना। हम्म। और यार और ऐसे भी चार हो महीने सकता है नहीं कि मन में उनके ये हो कि यार इस बार तो भद पिटनी है बिल्कुल, तो ऐसी पार्टी में अध्यक्ष हाँ। तो पहले ही छोड़ दिया जाए। वरना ठीकरा अब फूटेगा कि यार लल्लन सिंह अध्यक्ष थे, कुछ नहीं कर पाए, बताइए इतनी बुरी हालत हुई। हाँ, तो ये अब ये तो बाद किसी के भी पास पिटेगा, हाँ। क्योंकि देखिए सारा बवाल तब से चालू हुआ जब ओपिनियन पोल आने लगे, और हम्म। सभी ओपिनियन पोल ने एक बात कह दी कि भैया जदयू की हालत खराब है। सबसे कमजोर यही है वास्तव में। हाँ, सारा बिहार का जो है सबसे कमजोर लिंक जो है वो जदयू है। हम्म। अब जदयू है मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मतलब लौकुश समीकरण का नेता। तो पार्टी के अंदर विचार विमर्श ऑब्वियस से बात है कि उठ ही जाएगी कि भाई हम लोग क्या नेतृत्व विहीन हो जाएंगे। एक बार अगर हाँ। राजद आ जाएगा तो हम सत्ता से तो जाएंगे जाएंगे, प्रशासनिक स्तर पे जो हमारा कब्जा है वो भी समाप्त हो जाएगा, असल में जितने हम भी तो अनाथ हो जाएंगे। जेडीयू के नेता हैं उन्हें लग रहा है कि व्यक्तिगत रूप से सबको लग रहा है कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है इस बार। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि व्यक्तिगत रूप से अब अस्तित्व की लड़ाई सामने आ गई। तो अब इसको बचाने का समय कम है, और जानबूझ करके अगर आप देखें तो इस जो सूडो इंडी अलायंस, ये जानबूझ करके सीट शेयरिंग को डिले करा रही है कांग्रेस। और ये जितना डिले होता जाएगा उतनी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती जाएगी, कांग्रेस ने क्योंकि कल बैठक की लोकसभा है बिहार को लेके, तो दिल्ली में राहुल गांधी सब थे उसमें, उसकी क्या खबर आई है? देखिए उसकी तो मेरे पास विशेष खबर है नहीं, क्योंकि कल जो है वो पूरा दिन वहीं पे अटका रहा और चाय पीता रहा, बातें होते रही। आरजेडी के भी कुछ लोग हैं जिनके, वैसे तो आरजेडी वाले मुझसे बुरा ही मानते हैं, क्योंकि आपके साथ भी एनालिसिस आता है वो देखते मेरा भी। लेकिन कई लोग मानते कि नहीं, अभिषेक सनातनी है, इन सब में हमारा सपोर्ट रहता है, चलो ठीक है। तो बहुत सारी बातें बाहर आती है, बातचीत होती है। जदयू में मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है कई नेताओं के साथ। उसका कारण है सर, वो लौकुश समीकरण जो है ना वो एंटी हिंदू नहीं है, पहले हमको ये समझ लेना चाहिए। ये एक हाँ, अलग फैक्टर चल रहा है जो सही नीतीश को बात। असहज कर दिया। अब लौकुश समीकरण एंटी हिंदू नहीं है, लेकिन यादव बिहार का राजद के सपोर्ट में जाते जाते वो लगभग लगभग इस्लामिक लाइन पे चला जा चुका है। वो ऐसे जैसे यूपी में अखिलेश और मायावती है। तो मायावती को लगातार, मतलब ये नहीं है कि उन्हें कह दो कि साहब हिंदू विरोधी, अखिलेश यादव ने तो अभियान चलाया हुआ है, गाली दो हिंदुओं को, सनातन धर्म को। तो आरजेडी ने भी वही अभियान चलाया हुआ है, और इंडी अलायंस की चीजें नीतीश कुमार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं, तो पिछली बार हमने वो बात भी नहीं की थी। अब तमिलनाडु वाला मैटर लीजिए हिंदी को लेकर, ये नीतीश कुमार की परंपरागत लाइन के अगेंस्ट इंडिया अलायंस लगातार बयानबाजी कर रहा है, कि नॉर्थ इंडियंस को लेकर के, हिंदी को लेकर के। यारी जो और है ये वो शौचालय साफ करते हैं वहां का। अब ये चीजें नीतीश कुमार को और जदयू के कैडर को, जो वास्तविक जदयू कैडर है, इनको असहज करती है कि भाई हमारी हिंदी को गाली दिया जा रहा है। बिहार की तो लोग कहते हैं बिहारी माँ,
और टेक्निकली ये है कि हम भोजपुरी बोले, मगही बोले, पर आपस में जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो सब तो वैसे हमारा कम्युनिकेट, हिंदी भाषी बेल्ट में ही आता है बिहार भी। बिल्कुल हम लोग हिंदी बात करते हैं। अब हिंदी को अच्छा, हिंदी के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान जो है, मैथिली शरण गुप्त से लेकर के हाँ, तमाम साहित्यकार वहां से विद्यापति, आते हैं, सही बात है। विद्यापति जैसे साहित्यकार आते हैं। टेक्निकली अगर आप देखें तो फणीश्वर नाथ रेणु जी भी यहीं से है। तो अब इस प्रकार की चीजें बिहार में होंगी तो बिहारी तो असहज हो जाएगा। और ये इंडिया अलायंस का डीएमके मान नहीं रहा है, और कांग्रेस डीएमके के बोझ के तले दबी हुई है। तो भाई कांग्रेस दबी हुई ना, जदयू क्यों दबे, उसकी राजनीति का क्या। तो हम्म। यहाँ पे राजनीति टेक्निकली, राजनीतिक रूप से जदयू टेक्निकली गलत नहीं है अगर वो कर भी रही है इस प्रकार की चीजें। तो हम्म। मैं तो अगर मैं भी जदयू का आदमी होता तो कहता भाई ठीक है, हमारा जितना दिन साथ चलना था चले। हमारा इसी वजह से नेचुरल अलायंस जो है बीजेपी के साथ सहज हो जाता है, क्योंकि बीजेपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे यहाँ पे बिहार में काम करने लगती है। हम्म। तो चलो वापस वहीं चलते हैं, अपने आप को बर्बाद क्यों करना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जदयू जो कर रही है इतना गलत नहीं कर रही है, बस ये है कि समीकरण साधने की बात है, और वो सेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या लग रहा है, 29 तारीख में इस्तीफा लिया जाएगा इनसे, मतलब देंगे ललन सिंह? उसमें उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। वो देखिए, वो अब सारा मान मनोवल ये सारा टाइम जा चुका है, क्योंकि अगर ललन सिंह रह गए तो फिर जदयू का देखिए ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल है, सांसद वांसद तोड़ के लेके जाना। लेकिन अंतिम समय में इन सांसदों की वैल्यू नहीं रह जाती, इसलिए क्योंकि वो इसलिए टूट टूट के जाएंगे, उनको कोई तोड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई उनको भी अपनी राजनीति देखनी हाँ, है। वो अपने और स्वार्थ की वजह से और टूट रहे हैं, सही बात है, सही और बात। राजनीतिक रूप से इस वक्त उनको पता है कि अगर यहां नहीं मिल रहा है तो वहां जाओ जहां पे बीजेपी 28 सीट पे लड़ रही है, यानी पिछली बार 17 पे लड़ी थी, इस बार 11 सीटों की वैकेंसी है। तो हम्म। हम अपना पहले राजनीति बचाएंगे या जदयू को देखेंगे। कोई भी अपनी पहले राजनीति बचाएगा, अपना व्यक्तिगत भी स्वार्थ होता ही है राजनीति में। हाँ, ये और असहज स्थिति है। बीजेपी के सिंबल पे लड़ना इस समय किसी भी जगह आप, मेरा मानना है कि बीजेपी का सिंबल इस समय देश के किसी भी हिस्से में विनिंग सिंबल हो सकता है, निश्चित रूप से। चाहे आप साउथ में लड़ अब ले, वहां मतलब ये बीजेपी का जो कमल का फूल है वो अब एक ऐसा चुनाव चिन्ह नहीं रह गया है कि जिससे लोग डरें या असुरक्षित महसूस करें। कम से कम और कुछ हाँ नहीं, सुर्खियां तो मिलती ही हैं। बिल्कुल अनटचेबल नहीं रह गया है। वही हाँ। बात है हर सर की, बिहार की स्थिति को सही ढंग से, और अभी तो खैर बहुत सारी बातें हवा में है। 14 तारीख वाला जो दही चूड़ा हो जाएगा ना, मकर संक्रांति, क्योंकि बिहार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, हर दो साल तीन होता है, इस दिनों पे का तो ये। नजर रहती है सबकी, जैसे कि ईद मिलन पे नजर रहती है लोगों की, दही चूड़ा पे भी मिलन इस पे रहती है कि कौन कहाँ कहाँ जा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये 2 दिनों का पूरा, 13, 14, 15 तारीख। चलते तो चलते ये चलते चलते ये जी, बताइए कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली में क्या चल रहा फिलहाल तो रोहिणी आचार्य को ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद पाटलिपुत्र से इस बार रोहिणी आचार्य कंटेस्ट करेंगी। तो है? एक बार फिर से यादवों के हाथ में बस झुनझुना है, परिवार के लोग आएंगे, परिवार के लोग महत्वपूर्ण सीटों पे कंटेस्ट करेंगे। आप उनके लिए झोला उठा के जा सकते हैं, जय लालू यादव का, तेजस्वी यादव का नारा लगा सकते हैं। वही आपकी हैसियत है जो लालू जी पिछले के बीस पास तो पच्चीस वैसे साल भी से। प्रत्याशियों की कमी नहीं है, नौ तो अपने ही हैं, और उनके जो है दामाद हैं और सब बहुएं हैं तो उनके पास मतलब 15-16 लोग तो टिकटार्थी घर में ही हैं, जिसे चाहे जहां से उतार दें। नहीं बिल्कुल, मैं मानता हूं कि सर समाजवादी पार्टी की और आरजेडी की राजनीति में मूलतः कोई अंतर नहीं है। हाँ। ये दोनों का समाजवाद कहता है पहले कि हमरे लाल टेन है, हमारा सिंबल का नाम लालटेन है। लाल मतलब पुत्र से, ये पुत्र से बढ़िया है, मतलब है। लाल टेन। सो हाँ, सही बात है। हाँ, तो सिंबल भी बहुत सोचा समझा हुआ है, लाल है, टेन है। तो कुल मिला के ये है सर कि आरजेडी का भी भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं रहेगा लोकसभा में। बहुत सारे कम लोग इस बात को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस दिन मोहन यादव जैसे लोग जब यहाँ पे आकर के रैलियों में बोलना शुरू करेंगे ना, बदलेगा ये समीकरण भी बदलेगा। और जिनको समझना है वो एक बार हाजीपुर से पूरा मोतिहारी तक बाई रोड घूम ले। वहां के यादव बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अब वो क्यों बदल रहे हैं उसका उत्तर उन्हीं के मुंह से सुन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। वो साफ कहते हैं कि हम लोग लठैत गुंडे नहीं है जो हमको बनाया जा रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है अब राजद से। राजद अपनी परिवार की राजनीति करे। इसमें प्रशांत किशोर फैक्टर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि उधर कुछ ज्यादा मेहनत हुई थी। हम्म। जी।
तो चलिए देखते हैं 29 तारीख में क्या होता है। और अगला जो मुझे लगता है कि एपिसोड जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, लल्लन सिंह वाला कुछ ना कुछ घटनाक्रम होगा और उसके बाद पार्टी में उथल पुथल भी होगी, कौन अध्यक्ष बनेगा, ये सब चीजें होंगी और रिएक्शंस भी आएंगे उस पर निश्चित रूप से। तो हमसे अगर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र बनते हैं ना तो एक मैसेज तो जदयू देने में कामयाब होगी। और सही बात है, सही बात है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद अभिषेक जी, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।